समझते हैं क्षारक का FeCl3 से अभिक्रिया, यानी क्षारक का FeCl3 से अभिक्रिया। FeCl3 का नाम होता है फेरिक क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका बताइए? तो इसका नाम होता है फेरिक क्लोराइड। देखिए यहाँ पे, यानी रिएक्शन ऑफ बेस विथ क्या, FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड से जब क्षारक की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? तो देख सकते हैं जब क्षारक की अभिक्रिया FeCl3 से होती है, यानी FeCl3 से जब क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ लवण भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण, यानी कि साल्ट का निर्माण होता है। तो समझ सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसके फॉर्मूला के माध्यम से कि क्षारक जो होता है किससे रिएक्शन किया? FeCl3 से। किससे अभिक्रिया किया? FeCl3 से, और बनाया फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी FeOH का हल्ट थ्राइज, और लवण का निर्माण किया यहाँ पे, यानी साल्ट बनाया। देख सकते हैं बेस है FeCl3 है, अभिक्रिया हुआ तो FeOH का हल्ट थ्राइज का निर्माण किया और साल्ट का निर्माण किया। तो समझ सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसके रिएक्शन को जरा समझते हैं। Mg जो होता है ना, Mg किसको एक्सेप्ट कर लेगा? Cl को। किसको एक्सेप्ट करेगा? Cl को। तो यहाँ पे लवण का निर्माण हो जाएगा बाबू MgCl2 का। किसका निर्माण हो जाएगा? MgCl2। और Fe के साथ चला जाएगा OH, तो Fe के साथ OH चला जाएगा तो ये बनेगा FeOH का हल्ट थ्राइज। सेम प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा। देखिए यहाँ भी क्या बनेगा? FeOH का हल्ट थ्राइज और प्लस देखिए यहाँ पे Na के साथ Cl चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बना देगा? ये NaCl। समझ सकते हैं। K के साथ कौन चला जाएगा? Cl। तो यहाँ पे लवण का निर्माण होगा KCl, और Fe के साथ OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा बताइए? तो यहाँ बनाएगा ये FeOH का क्या? हल्ट थ्राइज। यहाँ देखिए यहाँ पे Fe के साथ OH लगेगा तो यहाँ भी बनेगा FeOH का हल्ट थ्राइज प्लस Cl किसके साथ? Ca के साथ कनेक्ट होगा तो यहाँ हो जाएगा CaCl2। इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं कि क्षारक का FeCl3 से जब अभिक्रिया होता है, यानी फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया होता है, तो क्षारक फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया करके और फेरिक हाइड्रोक्साइड तथा लवण का निर्माण करता है। फार्मूला के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे क्षारक है FeCl3 है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है और लवण यहाँ पे प्राप्त हुआ है। उस प्रकार से रिएक्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए कि आप लोग को रिएक्शन समझ में आ रहा है और कैसे लग रहा है, बताइए इसको, ताकि जो है इसमें जो भी दिक्कतें होगी उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो समझते हैं क्षारक का लिटमस पत्र से अभिक्रिया, यानी क्षारक जो होता है वो लिटमस पत्र से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? यानी कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ लिटमस पेपर। रिएक्शन ऑफ बेस विथ लिटमस पेपर, यानी कि जब क्षारक की अभिक्रिया लिटमस पत्र से कराते हैं तो क्या होता है? तो जब क्षारक की अभिक्रिया लिटमस पत्र से कराते हैं तो क्षारक क्या करता है कि जो लाल लिटमस पत्र होता है ना, लाल लिटमस पत्र, तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो याद रखिएगा, जब क्षारक की अभिक्रिया लिटमस पत्र से होगा तो लाल लिटमस पत्र को क्षारक क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है टोटल क्षारक के 5 रासायनिक गुणों का अध्ययन किया है। सबसे पहले क्षारक का अम्ल से अभिक्रिया, क्षारक का जो है NH4Cl से अभिक्रिया, क्षारक का FeCl3 से अभिक्रिया, क्षारक के धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, और पांचवा की क्षारक का लिटमस पत्र से अभिक्रिया। तो यहाँ हम लोग पूरे क्षारक का जो है 5 रासायनिक गुणों का अध्ययन किए। और इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और वो हम लोग का टॉपिक होगा सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का निर्माण और लिटमस पत्र क्या होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर क्या होता है। तो इसके बाद वाला टॉपिक क्या हम लोग का इंडिकेटर है, यानी इंडिकेटर कितने प्रकार के होता है, इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे लिटमस पत्र क्या होता है। तो आज की क्लास हम लोग का क्या है? आज की क्लास है पीएच स्केल। सबसे पहले समझते हैं कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। देखिए आप लोग पढ़ाए थे 2 प्रकार के विलयन होता है, एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। जैसे समझिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 बीकर लेते हैं, कितने बीकर लेते हैं? 2 बीकर लिया जाए और दोनों बीकर में जल को भर दिया जाए। किसको भर दिया जाए? जल को। यानी कि इसमें जो है H2O को भरा गया है। ये मान लीजिए कि 2 लीटर H2O इसमें है और 2 लीटर H2O इसमें है। इसमें जो है मान लीजिए 300 ग्राम किसको घोला गया है? NaCl को, और इसमें जो है 200 ग्राम NaCl घुला हुआ है। देख सकते हैं आप लोग। ए बताइए कि विलय की मात्रा किसमें ज्यादा है? तो कहेंगे कि ए में विलय की मात्रा ज्यादा है और बी में क्या है? कम है। तो जिसमें अपेक्षाकृत विलय की मात्रा कम है, ए विलयन कहलाएगा तनु विलयन और ए विलयन कहलाएगा सांद्र विलयन। तो इतना समझे ना आप लोग। तो जिसमें विलय की मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है? तनु विलयन, और जिसमें ज्यादा होगी क्या होगा? सांद्र विलयन। इसमें ए की सांद्रता ज्यादा है बी के तुलना में। चलिए, तो सबसे पहले जो है पीएच स्केल बनाया किसने? तो इसको बनाए थे सोरेनसन। किसने बनाए थे? सोरेनसन ने। तो समझ सकते हैं कि किसी भी तनु विलयन में, बताइए, किसी भी तनु विलयन में
हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को ज्ञात करने के लिए सोरेनसन के द्वारा एक स्केल का निर्माण किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। समझिए, किसी भी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रताओं को ज्ञात करने के लिए सोरेनसन के द्वारा एक स्केल का निर्माण किया गया जिस स्केल को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। अब देखिए, समझिए, यहाँ पे पीएच का प्रथम अक्षर जो पी होता है उसको पोटेंज से लिया गया है। किससे लिया गया है? पोटेंज से लिया गया है। और पोटेंज जो है कैसा शब्द है बाबू? तो पोटेंज एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। और H यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो किसी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को ज्ञात करने के लिए जो है इस स्केल का निर्माण किया गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पीएच स्केल जो होता है उस पर 0 से लेकर के और 14 तक अंक लिखा रहता है। देखिए यहाँ पे जैसे 0 है यहाँ पे ना, वहां देखिए लास्ट में कितना है? 14 है। तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर के और 14 तक का अंक लिखा होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0 है तो पीएच वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। 10 के पावर कितना है? -1 है तो पीएच वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अगर हाइड्रोजन की सांद्रता 10 के पावर -2 है तो पीएच वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। अगर -3 है तो कितना होगा? 3 होगा। इसी प्रकार से अगर 10 के पावर -7 है सांद्रता तो पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। तो समझ सकते हैं इसको आप लोग। अब देखिए, यहाँ पे एक बात समझना है कि अगर किसी भी विलयन के अगर पीएच मान कितना है? 7 है। किसी भी पदार्थ का पीएच मान कितना है? 7 है। तो पदार्थ कैसा होगा? उदासीन। जैसे एक यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? और शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। एक बात और ध्यान से समझिए कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। बताइए, अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से कम होता है। अगर कोई पदार्थ क्षव है तो बहुत कम अम्लीय होगा। अगर कोई व्यक्ति का पीएच वैल्यू कितना है? 0 है तो ज्यादा अम्लीय होगा। यानी 7 से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं पीएच वैल्यू बढ़ता है। देखिए यहाँ पे पीएच वैल्यू बढ़ता नहीं है, यहाँ पे अम्लीय शक्ति बढ़ता है और पीएच वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो पीएच वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो अम्लीय शक्ति क्या होगा? बढ़ेगा। याद ध्यान दीजिए, अगर हम 8 से 9, 10, 11 की तरफ जाते हैं तो इधर जाएंगे ना 7 से, तो क्षारीयता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ये बताइए, सबसे कम क्षारीय कौन होगा? जिसका पीएच वैल्यू 8 होगा। और सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? जिसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 14 होगा। समझ में आप लोगों को? तो एक बात यहाँ से याद रखिएगा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक। और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। एक बात और समझिए, यहाँ पे पूछता है कि पीएच किसे कहते हैं। तो एक शब्द में याद रखिए पीएच किसे कहते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, हाइड्रोजन आयन H+ को पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन बड़ा कोष्ठ को पढ़ते हैं सांद्रता। क्या पढ़ते हैं? सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को ही पीएच कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को ही क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। और ये भी पीएच का गणितीय रूप है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पीएच का गणितीय रूप क्या है, तो कह सकते हैं पीएच बराबर होता है -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इतना हम लोग समझ लिए। चलिए एक बार पुनः इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले पीएच स्केल क्या है? तो किसी भी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रताओं को ज्ञात करने के लिए सोरेनसन के द्वारा एक स्केल का निर्माण किया गया। उसी स्केल को पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। पीएच के प्रथम अक्षर पी जो है उसको पोटेंज से लिया गया। पोटेंज एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। और H हाइड्रोजन है। चलिए, जो पीएच स्केल होता है बाबू, इस पर 0 से लेकर के 14 तक अंक लिखा होता है। और अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से कम। याद रखिएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर हम 8 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा। और यहाँ पे 6 से घटेंगे 0 की तरफ तो क्या होगा? अम्लीयता बढ़ेगा। पीएच घटेगा तो अम्लीय शक्ति क्या होगा? बढ़ेगा। और जब पीएच का मान बढ़ेगा तो क्षारीय शक्ति भी क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि पीएच किसे कहते हैं। तो किसी भी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। देख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को ही पीएच कहा जाता है। और यही है पीएच का गणितीय रूप भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पीएच हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में विरंजक चूर्ण के बारे में, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो समझ सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका रंग कैसा होता है। तो देखिए, विरंजक चूर्ण जो होता है एक प्रकार का सफेद रंग का चूर्ण होता है। और इसका जो गंध होता है ना वो क्लोरीन के जैसे होता है। कैसे होता है? क्लोरीन के जैसे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि विरंजक चूर्ण का गंध कैसे किस प्रकार से होता है, कैसा होता है? तो क्लोरीन के जैसे होता है। किस रंग का चूर्ण होता है? तो श्वेत रंग का चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण किस रंग का चूर्ण होता है? तो श्वेत रंग। कैसा गंध कैसा हो? तो क्लोरीन के जैसे गंध होता है।
समझ सकते हैं इसके निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण को समझिएगा। इस पर क्वेश्चन पूछता है कि बुझा हुआ चूना क्या है, इसके निर्माण तथा किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। इस पर क्वेश्चन पूछेगा कि बुझा हुआ चूना क्या है, इसके निर्माण तथा किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे विरंजक चूर्ण सबसे पहले। तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार का सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है, जो क्लोरीन के जैसे गंध देता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका निर्माण कैसे होता है। तो जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर, जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर, यानी शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड पर जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण। क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण। देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना है, कौन सी गैस प्रवाहित कर दी है, क्लोरीन गैस। यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, विरंजक चूर्ण। एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर पूछता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कौन सा नाम, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है बाबू कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। या इसी को पूछ देता है ऐसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये दोनों नाम याद रखिएगा, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए तो यहाँ पे निर्माण समझ गए। अब समझते इसका उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए इसका उपयोग जो होता है कपड़ा के विरंजक में होता है, कागज के विरंजक में होता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है, और कई रसायन उद्योग में जो है अपचायक के रूप में भी इसका यूज होता है। क्लोरीन गैस बनाने में विरंजक चूर्ण का यूज होता है। तो इतना हम लोग समझ गए। अगर पूछता है कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसके निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग कैसे होता है, तो बता सकते हैं कि विरंजक चूर्ण जो होता है एक प्रकार के सफेद रंग का कीटनाशक होता है या सफेद रंग का चूर्ण होता है जो क्लोरीन के जैसे गंध देता है। और इसको निर्माण कैसे करते हैं, तो जब बुझा हुआ चूना जो होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और देखिए इसका उपयोग कैसे होता है, तो कपड़ा के विरंजक में इसका यूज होता है, कागज के विरंजक में यूज होता है, कीटनाशक के रूप में यूज होता है, रसायन उद्योग में अपचायक के रूप में यूज होता है, और क्लोरीन गैस बनाने में यूज होता है। एक ऑब्जेक्टिव को बार बार पूछता है कि बताइए कि CaOCl2 का प्रचलित नाम बताइए। प्रचलित नाम, कौन सा नाम, प्रचलित नाम। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा क्या होगा इसका नाम, तो विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है विरंजक चूर्ण का, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, चलिए तो समझते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा क्या होता है समझिए। बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। एक बात और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि जब इसे बनाया जाता है तो इसे बनाने के लिए प्रयोगशाला में कौन से विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसे बनाने के लिए हम लोग कहते हैं सॉल्वे विधि का प्रयोग। कौन विधि का प्रयोग, सॉल्वे विधि का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। देखिए तो आपसे पूछा है कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र होता है NaCO3। और जब इसे प्रयोगशाला में बनाते हैं तब बनाने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं बाबू, तो सॉल्वे विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे जब सॉल्वे विधि से जब बेकिंग सोडा को बनाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। सबसे पहले निर्माण में समझते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, यानी सोडियम कार्बोनेट को जल में डाल देते हैं और सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तब प्राप्त होता है बेकिंग सोडा। क्या प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा। आया बात समझ में। तो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसको डाल दिया है किसमें, जल में, और जल में डालने के बाद इस पर कौन सी गैस को प्रवाहित कर दिए, CO2 गैस को प्रवाहित कर दिए, प्राप्त हो गया बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 जो हम लोग को प्राप्त करना था। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके यूज के बारे में जानते हैं।
तो इसका उपयोग सबसे पहले दवा के रूप में होता है पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, यानी इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी होता है। दूसरा कि इनोसाल्ट जो होता है उसके निर्माण में भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। ब्रेड को फुलाने में भी इसका यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को बनाने में इसका यूज होता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका यूज होता है। चलिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग कैसे होता है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaCO3। और पूछता है कि बेकिंग सोडा क्या है, इसके निर्माण तथा किन्हीं दो उपयोगों को लिखें, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।